अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं हिना नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ होगा और हम आपकी सुबह को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बार फिर से। और वैसे कितने पंक्चुअल हैं हम रोजाना हाजिर होते हैं और अपने टाइम पे होते हैं और मेरे ना अपने मुझे देखने आईएफ वालों में की सुबह को खुशगवार बनाने के लिए। मैं ये बताना चाहती हूँ अजीम, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मेरे आईएफबी में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोड्यूसर साहब देना चाह रहे हैं तो मुझे लेकिन सुनाई मेरे नहीं दे लिए मैं आपको एक सरप्राइज दूं, अभी तक कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है इसलिए आपको अच्छा, आवाज मुझे तो नहीं आ क्यों रही। की भी आवाज़ है कि हम ऑन एयर आ गए। आपने जब अस्सलाम वालेकुम कहा बिकॉज़ वी वर टॉकिंग टू ईच अदर तो मुझे आइडिया हुआ हम ऑन एयर आ गए। हाँ। एनीवेज आप ठीक हैं? बिल्कुल, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको क्यों देता रहूंगा। लाइव क्यूज आएंगे आपको। लाइव क्यूज आएंगे, अरे वाह वाह वाह। तो फिर प्रोग्राम का आगाज करते हैं आगाज जी। करें जी अच्छी बात से, अच्छा सा क्यू दे दें आज हमारे नाज़रीन। ठीक है जी, आज हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं खूबसूरत बात से, मदर टेरेसा की खूबसूरत बात से। अ लाइफ नॉट लिव्ड फॉर अदर्स इज नॉट अ लाइफ। और उनका ये कहना है कि जो जिंदगी दूसरों के लिए नहीं जी वो जिंदगी नहीं है। और किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है इसी इरशाद, हवाले से इरशाद। कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। वाह। तो असल मकसद तो जिंदगी का यही है और जिंदगी भी वही है कि जनाब जो आपने किसी के काम आकर गुजार मदद कर दी। और मदर टेरेसा की जानिब से बड़ी ही खूबसूरत ये बात की गई। मदर टेरेसा को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं क्योंकि पहले आज तो आप जी, जी। बताएं हु इज शी, कौन थी वो? बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो हमारे जो जानने वाले हैं वो जानते ही हैं, जानते हैं कि बखूबी मदर टेरेसा जानते हैं। कौन थी, लेकिन फिर भी अगर आप उनके बारे में अपने देखने वालों को इन्फॉर्मेशन दे दें तो हाँ that जी, would be very मैं helpful। अपने देखने वालों को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से एक पैकेज तैयार किया है, वो देखें, उसमें भरपूर इन्फॉर्मेशन है। जी जरूर। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चैरिटी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में खैरात और अतियात से लोगों की जिंदगियां बचाने वालों की खिदमात को सराहना और लोगों को इसमें शामिल करने की तरगीब देना है। चैरिटी का मकसद जरूरतमंदों और महरूम अफराद को फौरी तौर पर इमदाद फराहम करना होता है। दुनिया भर में चैरिटी ज्यादातर NGOs के जरिए की जाती हैं। दी ग्लोबल जर्नल के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा NGOs काम कर रही हैं। 2012 में मदर टेरेसा की इंसान दोस्ती के एतराफ में अक़वाम मुत्तहिदा ने उनके यौम वफात को दुनिया भर में चैरिटी का आलमी दिन करार दिया। मदर टेरेसा ने अपनी तमाम जिंदगी चैरिटी के कामों के लिए वक्फ कर रखी थी। उन्होंने उम्र भर बिला तखसीसे रंगो नस्ल और मजहबो कौम, बीमार और बेसहारा अफराद की खिदमत की, जिसके सिले में उन्हें नोबेल इनाम से नवाजा गया, जिसकी इनामी रकम भी उन्होंने फलाही कामों के लिए सर्फ कर दी। उनकी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए पापाए रोम फ्रांसिस ने उन्हें बाबरकत शख्सियत करार दिया, जो मसीहत के तहत विलायत का मर्तबा हासिल करने के मराहिल में से आखिरी मरहला है। मदर टेरेसा अगरचे इस दुनिया से जा चुकी हैं, मगर वो अपनी चैरिटी की वजह से हमेशा जिंदा रहेंगी। तो जी ये बड़ी खूबसूरत रिपोर्ट तैयार की है, ट्रिब्यूट हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मदर टेरेसा के लिए। यकीनन इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी जो वक्त करते हैं लोग, बड़ा ही नेक काम करते हैं और बड़ा ही ये मुस्बत पैगाम भी पूरी दुनिया को देते हैं। और इसी पैगाम के साथ भी हमने अपनी सुबह का आगाज़ किया है। मदर टेरेसा वैसे अगर इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल और बताई जाए तो नॉर्थ मैसेडोनिया में ये पैदा हुई थी और वो एरिया उस दौर में जो है ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। और फिर बाद में ये 18 साल की जब हुई थी तो ये आयरलैंड मूव कर गई, जिसके बाद ये इंडिया चले गई और फिर अपनी ज़िंदगी जो है इन्होंने वहीं पर इंसानियत की खिदमत के लिए वक्त की। अगर हम इनकी जो है वो जो काविशें हैं उनकी रिकग्निशन की बात करें तो खूब सराहा गया दुनिया भर में ही ना। नोबेल पीस प्राइज इन्हें दिया गया, रेमन मैग्सेसे से एक पीस प्राइज है और ये वो भी दिया गया। सबसे बड़े पीस के प्राइस हैं जो आप बात कर रहे हैं। और अगर इनके हवाले से बताया जाए अपने देखने वालों को तो इन्होंने मूव किया था, माइग्रेट कर गई थी इंडिया में और वहाँ पर ये 17 ईयर्स रहीं। वहाँ पे इन्होंने लोगों को सर्व किया और अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कैलकाटा में स्लम्स एरिया से स्टार्ट किया। वो जो झुग्गियों में बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाना शुरू किया इनिशियली और इनके पास कोई फंड्स नहीं थे। इन्होंने वॉलंटियर किया और वहाँ से फिर बहुत सारे लोगों ने इनको ज्वाइन करना शुरू किया, इनको सपोर्ट करना शुरू किया, कीपिंग इन माइंड हर आइडिया एंड हर विजन कि इनका ड्रीम क्या है, इनका विजन क्या है, किस तरह से गरीब बच्चों की मदद करना चाहती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन का काम शुरू किया, उसके बाद ये फिर बच्चों की कफालत का जो है ना जिम्मा इन्होंने उठाया और जिम्मेदारी बहुत अच्छे से बखूबी सर अंजाम दी। वो तमाम लोग जो भूख प्यास से
मरते थे और जिनका कोई ख्याल नहीं रखता था, इन्होंने ओल्ड होम्स बनाए और बहुत मरीजों के खिदमत लिए की इन्होंने बड़ा humanity। काम किया कि वो लोग जो मायूस हो चुके थे, किसी आर्जे की वजह से जिंदगी से मायूस हाँ हो जी। चुके थे, तो ऐसे लोगों को इन्होंने सहारा दिया, उनका ये आसरा बनी। और फिर अगेन वही बात, जो हमारे अच्छी बात जो हमने की स्टार्ट में, उसका जो मैसेज है वो यही है कि वो ज़िंदगी जो आप दूसरों के लिए गुजार देते हैं, सही में सही मानों में ज़िंदगी वही होती है। बिल्कुल। और आप इंसान तो जाहिर है एक टाइम पे दुनिया से रुखसत हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ हमेशा के लिए रह जाती है वो वही है जो उसने कारनामे किए, जो उसने काम किए, जो गुड डीड्स आपने दुनिया में किए। और आज इंटरनेशनल चैरिटी डे है, तो अगर हम चैरिटी की बात करें तो मदर टेरेसा की आज डेथ एनिवर्सरी भी है। तो अगर मदर टेरेसा की कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें चैरिटी की दुनिया में अगर बात करें तो उनका बहुत बड़ा नाम है। इसलिए आज हमने ये कोशिश की, ये काविश थी हमारी कि आज हम सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मदर टेरेसा को ट्रिब्यूट दें। और ऐसे लोगों को हमें ट्रिब्यूट देते रहना चाहिए जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर इंसानियत की बात की जाए तो बहुत बड़ी बात है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, आप भी अगर अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं किसी भी मुश्किल में, मुसीबत में, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और ये आपके बस में है तो प्लीज लोगों को अच्छा, वैसे एक और फैक्ट अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि मदर टेरेसा 5 सितंबर को जहाँ फानी से रुखसत हुई, तो इसी हवाले से फिर उनकी खिदमात को देखते हुए ही 5 सितंबर को जो है वो इंटरनेशनल चैरिटी डे भी अनाउंस कर दिया गया था। और हिना, जो आप बड़ी खूबसूरत बात कर रही थी कि अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखते हुए अपने जो इर्द गिर्द जो लोग मुसीबत में, उनकी मदद करनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा एड ऑन मैं इस तरह से करना चाहता हूँ कि इस बात का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुसीबत में होगा तो ही उसको हेल्प आउट किया जाए। वैसे भी जो है वो लोगों को आप हेल्प आउट करते रहा करें। अपने इर्द गिर्द जो अजीज़ो अकारब है, सबसे पहले तो हक उनका बनता है। और दीन इस्लाम की भी टीचिंग यही है कि जो आपके रिश्तेदार हैं उनको आप जो हैं वो खुश रखें, उनको किसी ना किसी तरीके से आप मदद पहुंचाते रहें। और ये इंतजार के अल्लाह माफ़ी दे के किसी पे कोई मुश्किल आएगी तो उसे मुश्किल आएगी या कोई हमें बुलाएगा। बहुत सारे लोग जो है वो सफ़ेद पोश होते हैं, वो मांगते भी नहीं, आपकी मदद के मुंतज़िर होते हैं, लेकिन उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनकी ज़रूर मदद करें। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जी बात करते हैं मुल्क के सियासी हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। और अगर महंगाई की बात की जाए, बुरी तरह हर शख्स इससे मुतासर हो चुका है, हर तबके के लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और महंगाई के अगर अजाब की बात की जाए तो अवाम इसको किस तरह से झेल रहे हैं, मईशत और की अगर बात करें, अदादोशुमार की अगर बात करें तो उसकी तनज़्ज़ुली क्या बता रही है, इस पर भी बात करेंगे। और आलमी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, इस पर एक नज़र डालते हैं। पेट्रोल और डॉलर की ट्रिपल सेंचुरियों के बाद चीनी की डबल सेंचुरी, आटे की कीमतें भी तेजी से डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ने लगी। हर तबका महंगाई की चक्की में पिसने लगा। हुकूमत डंग टपाव पॉलिसी पर गामजन। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के घन चक्कर में महंगी चीनी की मिठास कड़वाहट में तब्दील। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी संगीन शुगर बहरान की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगी। IMF ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान मुस्तरद। हुकूमत ने बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए गैर रिवायती हल की तलाश शुरू कर दी। बढ़ती महंगाई पर नून लीग शदीद इस्तराब का शिकार। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन में बैठकें। मुल्क में मौजूदा लीगी क़यादत को सख्त अवामी गुस्से का सामना। पाकिस्तानी लड़कियां छा गईं। कौमी विमेन टीम ने तारीख में पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे T20 में प्रोटीज को 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। यौम दिफा की तैयारियां अरूज पर। ISPR ने 6 सितंबर की मुनासिबत से नया तराना जारी कर दिया। दिल छू लेने वाले बोल खलीलुर रहमान कमर ने लिखे। राहत फतेह अली खान ने अपनी खूबसूरत आवाज में तराना गाया। तो ये है जी आज की टॉप स्टोरीज। और बड़ी खबर की जानिब बढ़ते हैं तो मुल्क में इस वक्त हैजानी कैफियत है और 90 दिन में इंतखाबात होते कहीं नज़र नहीं आते। सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार नज़र आ रहा है मुल्क, जबकि दूसरी जानिब अगर मुआशी अशारियों का जिक्र करें तो वो भी तशवीशनाक सूरत हाल पेश कर रहे हैं। डॉलर पेट्रोल तो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर गया, जबकि महंगाई का तूफान इस कदर है कि अब आटा और चीनी जो हैं वो डबल सेंचुरी बनाने वाले हैं। और फिर दूसरी जानिब अगर हम बात ये करते चलें कि इस हवाले से कि महंगाई ने जो है वो निगरान हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया है। और ये तवक्को की जा रही थी कि शायद IMF से कोई इनिशियली रिलीफ मिले, बिजली के बिलों के हवाले से बिल्कुल। और वो भी जनाब कोई बात नहीं बनी, वहाँ से भी मायूस खबरें सामने आई हैं। और दूसरी जानिब अगर करेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें
इंकशाफात इस तरह से हुए हैं कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी करेंसी से ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है, कारोबारी तबका परेशान है। ये तज्जिया ले लेते हैं जी इन डिटेल। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रईस साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर पाकिस्तान के मौशी अदाद शुमार की बात की जाए तो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए हैं और एक अमरीकी डॉलर 80 अफगानी के बराबर है। और अगर वहाँ पर हम महंगाई की बात करें तो वो भी कम हो गई है, सिचुएशन जो है वो बेहतर हो रही है इवेंचुअली। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ हालात किस तरफ जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रहे। सबको मालूम कि हालात ऐसे कभी पाकिस्तान में बुरे नहीं थे जो आजकल हैं। एक आम सी बात है, सब लोगों को समझ में आती है कि किसी मुल्क में इंतशार हो, अदम इस्तेहकाम हो, सियासी जंगें लड़ी जाएं, हुकूमतों को निकाल के बाहर फेंका जाए और जो मुखालफिन के साथ इस वक्त हो रहा है वो होता रहे, तो उस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा? आपका जो डॉलर का बहरान है वो बुनियादी तौर पर इस बात का है कि जब हमसाया ममालिक में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही है, पाकिस्तान में ना होने के बराबर, कि आपके पास मादनियात भी हैं, आपके पास ज़मीन भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कारखाने यहाँ पे नहीं लग रहे। और जो कारखाने यहाँ पे मौजूद थे कारें बनाने के, जो हमें कारें बना के दी गई कि कारें चलाएं, और ज़ाहिर है कि हमें उस कारें भी बाहर से इंपोर्ट होती हैं। अब देखें ये पॉलिसियाँ किसने बनाई, उसके ऊपर आप बैंकों से कर्जा लें बड़ी आसानी से, कारें लें, और कारों में जो पेट्रोल है वो आप बाहर से बरामद करते हैं जी। तो आप ऐसी मईशत को कैसे चला सकते हैं? तो जाहिर है कि आपने जो दुनिया को बाहर देना था वो ज़्यादा हो गया और जो आपने लेना था वो कम हो गया। ये गैप बढ़ता बढ़ता 30, 35, 40 अरब डॉलर तक पहुंच गया, तो आप कहाँ से देंगे? आप जाहिर है कि आपने डॉलर देने, और फिर इसके बाद जो पॉलिसियाँ रही हैं कि आपने PTCL को बेच दिया। अब PTCL को बेचा, अभी तक आपने जो इमिरेट्स वाले हैं 700-800 मिलियन डॉलर दिए ही नहीं, सारे एसेट्स वो ले गए हमारे। और इसी तरीके से आपने दूसरी जो आपने निजकारियाँ की किसी ज़माने में, उसकी यूटिलिटीज़ के लिए आप उनको पैसे दे रहे हैं, और इस वक्त पकड़े उन लोगों को, अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनके सिर्फ गुमाश्ते आके टेलीविज़न के ऊपर बात करते हैं कि बिजली महंगी होने से सनत तबाह हुई, सनत तबाह होने से बेरोज़गारी हुई, बेरोज़गारी से आपके टैक्सेस और आमदनी कम हुए, और ना सिर्फ सनत दबाव में है बल्कि आपका दुकानदार दबाव में है, आपका शहरी दबाव में है, बिल लेके फिर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? पहले मुआहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए, आके जवाब दें। दूसरे मुआहदे मुस्लिम लीग नून ने किए, और ऐसे मुआहदे किए कि जिसमें हम कुछ यहाँ पे कह नहीं सकते कि दुनिया में कहीं नहीं हुए कि कहीं पे 5 सेंट अगर बिजली है, मैं सिर्फ ये आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो इन्होंने कहा 13 सेंट, और ये सारी पेमेंट आपने डॉलर्स में करनी। और ये भी है कि ये बार बार मैं बात कहता हूँ कि आपने उनको कहा जी फर्नेस ऑयल के ऊपर ये टेक्नोलॉजी आपके चलेगी, और फर्नेस ऑयल महंगा हो गया। फर्नेस ऑयल से आप ख़रीद करते हैं तो बिजली आपको 50 रुपए की पड़ती है, ना ख़रीद करें तो उनसे 30 रुपए पड़ती है। तो ना ख़रीद करते हुए भी कैपेसिटी जो उन्होंने बनाई हुई है उसके ऊपर आपने उनको पूरे पैसे दे दिए। रसूल बख्श रईस साहब, ये वाला मामला तो है ही सर, सनतों की जो सूरत हाल है और पेट्रोल हम जिस रेट पर ख़रीद रहे हैं उससे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन सर मसला एक और अब ये भी सामने आ गया है कि ज़राई मुल्क होने के बावजूद अब तो आटा और चीनी जो है वो भी पहुंच से बाहर होती नज़र आ रही है, और वो भी लगता है कि आने वाले दिनों में इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी किस पर आती सर? देखिए, इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि लोगों को आप थोड़ी सी तालीम दें कि ये जो चाय के ऊपर चाय 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 चाय, पाकिस्तान दुनिया में वो उन मुल्कों में शामिल है जहाँ जो डायबिटीज़ है, वो शुगर की बीमारी है, वो तेज़ी से फैल रही है। अब बजाय इसके कि हर चीज़ इंपोर्ट करें, आप कम कर दें। ये कम करने के लिए हम कहते हैं कि भाई चाय कम करें, फलां चीज़ कम करें, लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये भी ना खाएं, ये भी ना पिएं। ऐसी बात नहीं थी दुनिया में।
आप ज़रा आटा भी कम खाएं, रसूल बख्श रईस साहब, ये भी इतलात आती हैं सर, ये भी खबरें सामने आती हैं कि जो आपने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आवाम को तरगीब देना तो ज़रूरी है, लेकिन जो माफ़ी के साथ जो है हम ये कहेंगे कि जो कारोबारी तबका है वो इस तरह की सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करता है कि जिन चीज़ों की कमी होती है उनको उसकी होर्डिंग शुरू कर दी जाती है और फिर जब रेट ऊपर जाते हैं फिर उस रेट पे जो है वो सारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बेची जाती है और कई बार तो हमसाया ममालिक में चीज़ें भेज के दोबारा से इंपोर्ट की जाती हैं। देखिए, हमारी ये जो स्मगलिंग हो रही है, सारे ये कहते हैं, निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं, इससे पहले वाले वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि जी के जो ट्रांजिट ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ, उसकी वजह से हमारी सनतें बैठ गई हैं कि वहाँ चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, पाकिस्तान में गायब हो जाती हैं। जी अच्छा सर, अगर हम बात करें आइंदा 3 माह में इंतखाबात अगर हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा और मईशत जो है हमारी बेहतर होना शुरू हो जाएगी? अगर इस्तेहकाम होता है तो आपकी मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इस्तेहकाम से हर चीज़ होती है। जो जिम्मेदार दो हैं, वो जिन्होंने मुआहदे किए, मैं मुख्तसरन कहता हूँ, और जिन्होंने इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पाया। और अगर उसी पॉलिसी के ऊपर आप चलते रहेंगे तो पाकिस्तान कभी संभल नहीं पाएगा, बल्कि हम नीचे और गिरते जाएंगे और हमारा निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि शफाफ तरीके से, मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात करें, निगरान हुकूमत को ख़त्म करें, मुंतखब हुकूमत है जिस सियासी जमात की है, और बेहतर ये होगा कि तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मईशत के बारे में कुछ प्लान तैयार करें। जब तक कि सियासी जमातें आपस में बैठ के बातचीत नहीं करेंगी और ये मुदाखलत और अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, मुल्क में सरमायाकारी कोई नहीं करेगा। अभी ये हमारे जो अकाबरीन मिल्लत हैं वो ये सोच रहे हैं कि जी के खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, यूएई सारी दुनिया के लिए खोलें, सारी दुनिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, वो माहौल आप पैदा करें। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, डॉलर आपके काबू में नहीं आएगा। रसूल बख्श रईस साहब, आपने बोला अभी सर कि तमाम सियासी जमातों को आपस में मिल बैठकर बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है जब पाकिस्तान में सियासी जमातें सियासत को ज़ीरो सम गेम देखती हैं सर, मतलब वो हर पार्टी चाहती है कि दूसरी पार्टी मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो जाए, तो ऐसे इन्वायरमेंट में लगता है कि ये बेटर सेंस जो है वो प्रिवेल करे? ऐसे अगर ये रवैया रहे तो फिर तो नहीं हो सकती। जिस तरह से हमने 40 साल में हमने सियासी झगड़े और लड़ाइयाँ देखी हैं। इस्तेहकाम आया था सिर्फ ज़िया उल हक के ज़माने में आया या परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में आया कि जब ये लड़ाइयाँ ख़त्म करके उन्होंने मुल्क को संभालने की कोशिश की। हम फौजी हुकूमत या फौजी मुदाखलत के हक़ में नहीं है, सिर्फ इस्तेहकाम की बात हो रही। अगर जमहूरियत मुल्क में कायम होती है तो उसका मतलब जंग और लड़ाई फसाद तो नहीं है कि एक की हुकूमत है, दूसरा उसको हटा रहा है, जो आता है उसको फिर तीसरा हटा रहा है। इस तरह करने से तो मुल्क हमने ये 1988 के बाद ये मुसलसल जारी है और सिर्फ एक ही वक्फा आता है परवेज़ मुशर्रफ का। 2007 में 8 साल के बाद उसके खिलाफ भी तारीख चल गई। हम अदम इस्तेहकाम के शिकार हो गए और अभी तक आज हम उससे बाहर निकल नहीं सके। इतना अर्सा हो गया है, बांग्लादेश कहाँ निकल गया। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर के ये जो जिन्होंने आपकी बिजली चोरी करवाई है और जिस तरह के मुआहदे आपके साथ करवाए हैं, वो नहीं चाहते कि उनका एहतसाब हो, दूसरे उनका एहतसाब करना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो एहतसाब करने वाले हैं उनकी नज़र में दुश्मन है, उनको ख़त्म होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ये दौलत आपके पास जो बाहर रखी हुई है, जो मुल्क के अंदर छुपाई हुई है, ये आपने कहाँ से लाई है। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कोई पूछता नहीं है। तो उससे तो आप बेशक जमहूरियत ले आए या इस्तेहकाम ले आए, अगर कानून की हुक्मरानी नहीं करते, जो करप्ट है आपका अफसर, आपका सियासतदान, जो भी जिस इदारे में बैठा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं पकड़ते, मुल्क आगे नहीं संभलेगा। बातचीत होनी चाहिए, लेकिन एहतसाब और इदारों की खुद मुख्तारी और अदलिया की खुसूसी तौर पर खुद मुख्तारी के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमने हर तरफ से इदारों को ऊपर दबाव डाल के उनकी खुद मुख्तारी उनको तबाह किया हुआ है। मुल्क ऐसे नहीं मेरा भाई चलते। ये मुल्क से हमारी मोहब्बत है। रोज़ाना देखें हमारे फौजी लोग कितना, हमारे नौजवान अफसर शहीद हो रहे हैं, दिल दुखता है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाएं,
और जमहूरियत के बगैर, आईनी हुकूमत के बगैर वो मुमकिन नहीं है। सियासी जमातों के साथ को भी मिला के बैठना चाहिए, लेकिन एहतसाब के ऊपर कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एहतसाब पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रसूल बख्श रईस साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, जो मजमूई तौर पर सियासी सूरत हाल बनी है उसके ऊपर अपना इन डिटेल तज्जिया पेश किया। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, और आज पाकिस्तान के नामवर अदाकार आबिद अली की चौथी बरसी है। PTV पर अपनी लाजवाब और शानदार परफॉर्मेंस से किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आबिद अली 5 सितंबर 2019 को अपने मदाहों से हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। 29 मार्च 1952 को कोयटा में पैदा होने वाले आबिद अली ने रेडियो पाकिस्तान से फ़नी करियर का आगाज़ किया। 1973 में PTV के ड्रामे झोंक सियाल से अदाकारी का आगाज़ किया। उनके यादगार ड्रामों में वारिस, दश्त, पिंजरा, प्यास, दूरियां, ख्वाहिश, आंगन और मेहंदी हैं। उन्होंने 1993 में दश्त ड्रामे से हिदायतकारी का आगाज़ किया। आबिद अली ने फिल्मों में भी अपनी सलाहियतों को मनवाया और उनकी पहली फिल्म खाक और खून 1979 में रिलीज़ हुई, जबकि हीर मांझा उनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। 1985 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उन्हें नवाजा गया। और अगर आबिद अली की बात की जाए तो ईमान अली उनकी बेटी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं। उन्होंने भी अपने आप को मनवाया। और अगर आबिद अली की बात की जाए तो जिगर के सरतान में वो मुब्तला थे और उनका इंतकाल 5 सितंबर 2019 में कराची में हुआ। और बड़े वर्सेटाइल एक्टर थे आबिद अली, बड़ी शानदार पर्सनालिटी थी उनकी। हाँ जी, बड़ी रौबदार पर्सनालिटी थी अगर हम उनकी बात करें। वैसे आपने तो बचपन में उनके ड्रामास देखे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, मैंने ड्रामास देखे हैं, लेकिन बचपन में इतना आइडिया नहीं था कि ये कितनी बड़ी। उनका देखा, और उनका एक ड्रामा था पिंजरा, उनका बहुत फेमस ड्रामा था। आई एम श्योर आपके बचपन में होंगे, बहुत पुराने हैं आप। आपके बचपन में भी होंगे। मेरे बचपन में ईमान अली थी। अच्छा, कवर्ड इट अप। चलें ठीक है जी नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You are watching सुनो पाकिस्तान। 2016 में राहत फतेह अली खान के साथ कोक स्टूडियो सीजन 9 में डेब्यू करने वाली गुलकारा मोमिना मुस्तहसन की आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू हर, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे मोमिना मुस्तहसन। गाना दें प्रॉपर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday, dear Momina. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. बस ठीक है। मोमिना मुस्तहसन की अगर बात करें तो वो पहली गुलकारा हैं जिन्होंने कोक स्टूडियो के डेब्यू में ही 3 गाने गाए। और कोक स्टूडियो से कबल मोमिना मुस्तहसन ने मौसीकार फरहान सईद के साथ पी जाऊं भी किया। और उसके बाद उन्होंने जुनून ग्रुप के साथ भी काम किया, लेकिन उन्हें शोहरत जो है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो कोक स्टूडियो से ही मिली। आफरी जब उन्होंने गाया, बड़ा शानदार गाया था उन्होंने, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग मोमिना मुस्तहसन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आवाज़ जो है वो इतनी जानदार नहीं है, लेकिन हर किसी की एक अपनी पिच होती है, अपनी आवाज़ होती है। मुझे ये लगता है कि बहुत ज़बरदस्त गाती हैं, बेहतरीन सिंगर हैं। और मोमिना मुस्तहसन ने अली ज़फ़र के छोटे भाई दानियाल ज़फ़र के साथ भी गाना गाया। जी बिल्कुल। और मोमिना मुस्तहसन को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने ज़मीन की सतह से 37,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते जहाज़ में भी परफॉर्म किया है। उन्होंने पाकिस्तान के 70वें जश्न आज़ादी के मौके पर PIA की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज़ में मिली नगमा गाया था। वैसे मोमिना मुस्तहसन गाती हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा गाती हैं। मोमिना मुस्तहसन की आज 31वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ये आपको कैसे पता चला? वो अभी मैंने देखा है ना। क्योंकि खवातीन ज्यादातर उम्र बताती नहीं है। मैंने कहा इनसाइड कोई स्टोरी पता है शायद उन्होंने बता दी। आप क्या मानते हैं कि असली उम्र होगी? वैसे अगर वो नहीं, कुछ होते हैं यार लोग, लेकिन खवातीन दूसरों की उम्र बता देती हैं, अपनी छुपाती हैं। आपने भी जैसे आज एक और खातून की उम्र बता दी, लेकिन अपनी नहीं बताई आपने अभी तक। I believe age is just a number, तो हम इससे बाहर निकलते हैं। मोमिना मुस्तहसन बहुत अच्छा गाती हैं जी। हम दुआ करते हैं कि आप आने वाले मजीद 31 साल तक ऐसे ही गाती रहें। और अजीम बता रहे थे कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इनकी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और फिर हम डिस्कशन कर रहे थे तो कहते मुझे उनके बहुत सारे गाने पसंद हैं और बहुत सूदिंग आवाज़ है उनकी। बिल्कुल अच्छी आवाज है, बिल्कुल अच्छी आवाज पसंद होती है, इसमें क्या है। नहीं, मैं तो आपकी पसंद को मतलब ठीक है, अच्छी पसंद है। आगे बढ़ते हैं। मुझे वैसे और भी बड़ी चीजें पसंद है, जिसमें साइंस की जो इजादात है उनका जिक्र करना जो है बड़ा जरूरी है, क्योंकि आई लव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस के नित नए इंकशाफात की वजह से अब नई इजादात और जो टेक्नोलॉजी है
वो वजूद में आ रही है। और नई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। पाकिस्तानी नौजवान हर फील्ड में जैसे अपना लोहा मनवा रहे हैं, वैसे ही साइंस में भी अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखा रहे हैं। और इन्हीं नौजवानों में जनूबी पंजाब के ज़िला लोधरा के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद वसीम भी हैं, जिन्होंने कई मुनफरिद इजादात करके दुनिया को हैरान कर दिया है और अपनी इजादात पर 5 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। और मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। मोहम्मद वसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मोहम्मद वसीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 5 अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की? बेसिक जो तालीम है मैट्रिक की, वो मैंने ज़िला लोधरा का एक स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल साल सदर, वहाँ से हासिल की। और इंटरमीडिएट मखदूम अली गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से हासिल की। और इसी तरीके से BSc मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से हासिल की। जी जी, मोहम्मद वसीम, अभी तक आप क्या क्या इजादात जो है वो कर चुके हैं, और अगर आप उनकी डिटेल हमारे देखने वालों को बता दें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जी, सबसे पहले मैंने एक टॉर्च ईजाद किया था। एक ख़ास किस्म का टॉर्च है। इसको चलाने के लिए ना आपको सोलर की ज़रूरत है, ना बैटरी की ज़रूरत है, ना ही चार्जिंग की ज़रूरत है। सिर्फ़ आपको इंसान के दर्जा हरारत की ज़रूरत है। सिर्फ़ आप हाथ में पकड़ लें, आपके हाथ के दर्जा हरारत से इसने चलना शुरू कर देना है। जब तक आप पकड़ के रखेंगे तो ये चलती रहेगी, और छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगी। क्या बात है वसीम। और तो क्या क्या इसी के बनाया ऊपर आपने? मुझे 2 अमेरिका से इसके अलावा एक वॉच बनाई है। वॉच ख़ास किस्म की है। जिस तरह के स्मार्ट वॉचेज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मार्केट में जो अवेलेबल वॉचेज़ होती हैं उनमें अगर कॉल आ भी जाए तो ओपन करके कॉल करके हम सुनते हैं इस तरह करके। और अगर हम कॉल रिसीव करना चाहें तो या तो ओपन करेंगे या फिर इस तरह करके लगेंगे, बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने जो वॉच बनाई है वो ख़ास किस्म की है। वो इस तरीके से है कि जब आपने वॉच पहन ली होगी, अब आपको कॉल आएगी तो कॉल आपने इस तरह ओपन करके नहीं सुननी, इस तरह नहीं करनी, सिर्फ आपने अपनी उंगली कान पे रखनी है। अब आपको आवाज़ जो है बाहर से कहीं से नहीं आएगी, आपके हाथ की उंगली से आ रही होगी। वाओ, दैट इज इनक्रेडिबल। मोहम्मद वसीम, ये वॉच तो आप हमें जल्दी से गिफ्ट कर दें। हमें तो ऐसी वॉच की बहुत शदीद ज़रूरत है। वसीम, और क्या है? और भी कुछ चीज़ें बनाई आपने? इसका जी बिल्कुल। इसके अलावा मैंने बनाया है एक ख़ास किस्म का सोलर सिस्टम है। मार्केट में जो सोलर सिस्टम हैं वो इस तरीके से हैं कि वो शीशे के बने होते हैं, तो वो क्या है, टूट भी जाते हैं। ठीक है, और उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये ख़ास किस्म का सोलर है। एक तो ये कि ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये स्टील का बना होगा, लोहे का बना होगा, तो ये टूटेगा नहीं। और साथ इसी सोलर के ऊपर आप अपना खाना भी पका सकेंगे, जितने भी आपके खाने हैं वो सारे बना सकेंगे। और इसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकेंगे, खाने जितने भी हैं वो भी सारे पका सकेंगे। ज़बरदस्त। मोहम्मद वसीम, आपने अवार्ड की बात की, अमेरिका से आपको अवार्ड रिसीव हुए, उस हवाले से भी हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो मुझे अवार्ड मिला था ये टॉर्च के ऊपर मिला था, जो बॉडी की हीट से चलता है। तो ये मुझे मिला था अपना, पहले मिला था मुझे एरो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिला था कि आप इसको मार्केट कर सकते हैं, आप किसी भी मार्केट कर सकते हैं। हमने इसको टेस्ट किया है, इसके कंपोनेंट्स को टेस्ट किया है। सेकंड जो मुझे अवार्ड मिला था वो था इसका हैकर डे की तरफ से मिला था, कैश अवार्ड की सूरत में, इसी टॉर्च के ऊपर ही मिला था। तो $1000 इनाम मिला था उस वक्त। अरे वाह, जबरदस्त। इसी तरीके से एक जी जी, इसके अलावा एक और सिस्टम है, पानी को साफ़ करने का निज़ाम है। इसके ऊपर मुझे 2 अमेरिका से अवार्ड मिल चुके हैं, अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की तरफ से। इनका साइंस कंपटीशन होता है, मशहूर है हेल्थ प्राइज़, वहाँ से इसका। तो जितना भी गंदा पानी होगा, चाहे जोहड़ का ही क्यों ना हो, तो ये इतना साफ़ हो जाएगा कि उसके अंदर कोई वायरस नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया नहीं होगा, कोई माइक्रोप्लास्टिक भी नहीं होगा। मोहम्मद वसीम, वैसे तो आपने जितनी भी ये इजादात की हैं ये सभी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी और बड़ी शानदार ये आपकी काविश है, और आपने जो जो चीज़ जो जो प्रोडक्ट बनाई है वो हम अपनी टीवी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं। दूसरा ये कि आपको अभी तक जितने भी अवार्ड्स आपने नाम लिया है ये अमेरिका से मिले हैं, तो
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया आपकी इन इजादात पर आपसे? नहीं। ओके, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। भाई हम हुकूमत से भी यहाँ दरख्वास्त करेंगे कि हमारे यहाँ अगर हम बात करें टैलेंट की, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फिर अगर साइंस एंड टेक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा इजादात हो रही हैं और हमारे नौजवान इसमें बहुत आगे हैं। अच्छा मोहम्मद वसीम, अगर हम आपकी जितनी भी इजाद की हैं आपने चीज़ें, उनको मार्केट करने की बात करें या फिर मार्केट में अवेलेबिलिटी की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि ये फ्यूचर में आप इनको मार्केट में लाना चाहेंगे ऐसी चीज़ों को? जी बिल्कुल, मैं तो ज़रूर लाना चाहूँगा। देखते हैं कि आगे जो अल्लाह को मंजूर होगा। सोलर की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मैं ख़ुद से भी कर रहा हूँ कि सोलर को मैं ख़ुद मार्केट कर लूँ। क्यों, एनर्जी के मसाइल वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं हमारे मुल्क में। और वाच की अगर कोई कंपनी अगर कोई रब्ता करेगी इसको बनाने का तो मोस्ट वेलकम। वैसे वसीम, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप सोलर का तो जिक्र कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द मार्केट में उसे लेकर आएँ। एनर्जी की डेफिशिएंसी है लेकिन साफ पानी की भी डेफिशिएंसी है, वो वाला प्रोडक्ट भी आप जल्द से जल्द लेके आएँ मार्केट में ताकि साफ पानी भी लोग पी सकें। वसीम, ये बताइएगा कि आपको इन चीज़ों का शौक कैसे पैदा हुआ? अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बताएं। शौक बचपन से ही था। जब से समझे कि एक छोटा बच्चा होता है ना 2 साल का, तो समझ लें उस वक्त से ही चीज़ें ईजाद कर रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो टाइम ही कम पड़ जाएगा। तो बचपन से चीज़ें बना रही हैं, थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। तो करते 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 ये है कि ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि इनके ऊपर मुझे अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो इसलिए मैंने बताना इनका ज़रूरी समझा। अच्छा, ज़बरदस्त। मोहम्मद वसीम, हमें बताइएगा कि सबसे पहली इजाद किस उम्र में थी और क्या थी? एक एक्सपेरिमेंट था, तकरीबन ये कोई मेरे ख्याल है कोई 2 साल ही उम्र होगी उस वक्त, 2 साल? तकरीबन 2 या 2.5 साल। तो उस वक्त, हाँ 2-2.5 साल। तो उस वक्त भी चीज़ें मैं बना रहा था, ये नहीं है। अब बड़ी हैरत की बात आपको लग रही होगी। हाँ जी। तो उसमें ये था अपना जी, तो उसमें ये था कि अपना ये जो होता है ना पानी, रोशनी के जो कलर है ना, ये मैंने फाइंड करने थे। ठीक है, उस वक्त मैं स्कूल नहीं जाता था। ठीक है, घर वाले नहीं भेजते थे, तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये कि पानी डाल के तो रोशनी जब गुजर जाती है तो एक साइड पे आप कागज़ रखेंगे ना, तो आपको 3 उसके बेसिक कलर मिल जाएंगे, रेड ब्लू ग्रीन। तो उस वक्त मैंने ये मालूम किए थे, वो उस वक्त ही तजर्बात का शौक था। अच्छा वसीम, ये कैसे शौक पड़ा तजर्बे करने का? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि हर इंसान को वो शौक होता है जो चीज़ें उसके इर्द गिर्द हो रही होती हैं। बचपन में जैसा माहौल मिला होता है उसी माहौल में इंसान ढल जाता है। तो आपके घर में भी किसी को शौक था? बचपन में साइंसी इल्म पढ़ते थे? नहीं, घर में शौक नहीं था, लेकिन ये मेरा शौक था कि जिस चीज़ को देखता था कि उसका शौक होता था कि ये काम कैसे करती है। कोई भी खिलौना आता था तो उसका ऑपरेशन लाजमी करना है, उसका पता करना है कि ये काम कैसे कर रहा है। और फिर ऐसा ऐसा करते, हाँ, तो किसी का भी खिलौना आता था, फिर मुझे पता होता था कि ये ख़राब हो गए तो मैं इसको ठीक कैसे करूँगा। तो फिर यही होता था कि जब भी किसी का खिलौना आता था तो अगर ख़रीदने की पावर नहीं है तो उस वक्त अपने आप को कहते थे यार खामोश हो जा, कोई बात नहीं है, ये 1 हफ़्ते बाद तेरे पास ही आएगा बनने के लिए। वो फिर मेरे पास बनने के लिए आता था, फिर उसको कहता था कि भाई मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, आप मुझे 1 हफ़्ता है ना मुझे इससे खेलने देना, फिर आपको ये मैं बना के दे दूँगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम, आप हमारा सरमाया है, हमारे वतन के कीमती असासा हैं और हम आप पे फ़ख्र महसूस करते हैं। और यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से भी हम इल्तजा करेंगे कि ऐसे जो यंगस्टर्स हैं, इतने टैलेंटेड लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं। और जब हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, हर चीज़ के महंगे होने की बात करते हैं, तो मोहम्मद वसीम ने इतनी ज़बरदस्त इजादात करके सबको इस बात पर होती है कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात पर होता है कि हमेशा कोई और मुल्क है जो आपकी इजादात को जो है वो ज़्यादा पजीराई दे रहे हैं। एंड यू नेवर नो कि कौन आपका आइडिया लेकर वहाँ पर चीज़ें बनाना शुरू कर दे। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, पीने का साफ पानी हमारे अवाम को मुहैया नहीं किया जाता और ना ही उनकी दस्तरस में है। तो इस तरह की इजादात और इस तरह के लोगों को अगर हम जो है अंडर कंसिडरेशन रखें और उनकी इस तरह की इजादात को हम लेकर मार्केट करना शुरू कर दें, तो मुल्क में बहुत तब्दीली आ सकती है और बहुत बेहतरी आ सकती है। जब हम और ये करना चाहिए।
हम तो करना अपने चाहिए। जो है तो प्रोग्राम ना- के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत पाकिस्तान को भी कि प्लीज़ आप जो है वो गौर करें इन चीज़ों के ऊपर। और मैं तो भी सारी जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, जितनी भी हम टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात करते हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं, इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं, तो भाई इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच बनाई है कि अब आपको यूं करके सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी उंगली अपने कान के साथ लगाएंगे तो आपकी कन्वर्सेशन कोई नहीं सुन सकता। दिस इज सो इनोवेटिव एंड सो डिफरेंट। हमें अगर हम बात करें अपने टैलेंट की तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। और अगैन जितनी भी टेक कंपनीज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया की जब हम बात करते हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, भाई मोहम्मद वसीम से ज़रूर कांटेक्ट करें। और 2.5 साल में उन्होंने ये कर लिया, मैं तो तब से और उस मेरा चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। हिना का भी एक टैलेंट है, उस टैलेंट को भी पहचाने। और हम ब्रेक ले रहे हैं, हमारा टैलेंट है, हम टाइम पे ब्रेक ले हम लेते टाइम पे ब्रेक लेते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहे सुनो हैं। पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे खेल के मैदान से। तो ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। पाकिस्तानी खिलाड़ी हर मैदान में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। क्रिकेट से लेकर ई गेम्स तक तमाम खेलों में पाकिस्तानी परचम मुसलसल बुलंदी पर दिखाई दे रहा है। हमारे कौमी खेल हॉकी की बहाली की कोशिशें भी जारी हैं, मगर हाल ही में ओमान के शहर सलाला में खेले जाने वाले हॉकी 5 साइड एशिया कप में पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिल गया है। इस शानदार कामयाबी के बाद तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान ने 5 साइड हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इवेंट में पाकिस्तान के कप्तान राना अब्दुल वहीद अशरफ 27 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि पाकिस्तान के गोलकीपर अब्दुल्ला इश्तियाक खान को इवेंट का बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है। और 5 साइड हॉकी वर्ल्ड कप 2024 में ओमान में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 16 बेहतरीन टीमें शिरकत कर रही हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 5 साइड टीम के कप्तान राना अब्दुल वहीद अशरफ साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। हॉकी 5 साइड एशिया कप के फाइनल में रवायती हरीफ जो है भारत से मुकाबला हुआ और मैच 4-4 गोल से बराबर रहा। लेकिन अगर पेनल्टी शूट आउट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के हिस्से में सिल्वर मेडल आया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा पूरी टीम का, जिसमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम अनबीटन रहे हैं। जिस फाइनल हारे हैं वही प्लेंटी शूटआउट्स पर। और आई थिंक प्लेंटी शूटआउट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो कहते हैं कि वो लक की गेम आ जाती है वहाँ पर, लेकिन फील्ड में नो डाउट हमारी टीम ने पूरा मैच जो है वो डोमिनेट किया। हम आखिरी 5 मिनट तक 4-2 से लीड कर रहे थे। और एक हमारा प्लेयर इंजर्ड भी था, जिसकी वजह से हम 7 प्लेयरों से खेलते रहे हैं। और ये बड़ी फास्ट फॉर्मेट है, ये जो 5 साइड है। तो इसको कह सकते हैं जैसे क्रिकेट में T20 या हॉकी में T20 है। तो ये बड़ा फास्ट फॉर्मेट है। अगर हमारा एक प्लेयर कम भी था, लेकिन फिर भी हम जो है अनबीटन रहे टूर्नामेंट में। और इंडिया के साथ जो हम खेलें बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने। नो डाउट कि टॉप 3 टीम्स में आती है इस वक्त दुनिया की। और इस अगर आइंदा भी जो है हमें सहूलियत मुहैया हो जैसे इंडिया की टीम को होती है, जैसे दूसरी टीम्स को होती है, तो नो डाउट जल्दी हम जो है आपकी रिवाइव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राना साहब, ये भी बताइएगा कि आप अपनी परफॉर्मेंस से मुतमिन हैं? वैसे मुतमिन होना भी चाहिए, टॉप स्कोरर रहे हैं, 27 गोल किया आपने टूर्नामेंट में। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज़्ज़त दी हमें, मुल्क को, और मैं टॉप स्कोरर रहा, जिसका मैं क्रेडिट अपने टीममेट्स को देना चाहता हूँ कि ये हॉकी जो है वो टीम गेम है। अगर मैं चाहूँ कि मैं अकेला अपनी टीम को जितवा दूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उनकी टीम हमारी यूनिटी की वजह से, हमारे जो टीम गेम की वजह से, टीम प्लान की वजह से जो है वो इतने गोल कर पाया मैं। तो मैं इसका क्रेडिट जो है वो पूरी टीम को देता हूँ। थैंक यू जी। अच्छा राना साहब, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें 2024 में पाकिस्तान समेत दुनिया की बेहतरीन 16 टीम्स इसमें शामिल हैं, क्या कहेंगे आप लोगों की तैयारी कैसी है? हमारा मेन टारगेट था वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना सबसे पहले, और उसके बाद इस टूर्नामेंट को विन करना। तो सबसे पहले तो हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, जो जिसमें दुनिया की टॉप 16 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं ओमान के शहर जो मस्कत में होना है। तो उसके लिए हम भरपूर तैयारी में। अभी हम एशियन गेम्स खेलने जा रहे हैं, जिसके बाद वापस आकर हमारा इसी 5 साइड का कैंप लगेगा, जिसमें हम भरपूर तैयारी से जाएंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में जो है विक्ट्री लेकर आएंगे इंशाल्लाह। राना साहब, अगर हम गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें तो किस हद तक आप लोगों को सपोर्ट किया जाता है? आई थिंक यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी गवर्नमेंट की हमें इतनी खास कोई सपोर्ट नहीं है। हमारा बजट जो है वो हॉकी का बहुत कम है। अगर आप हमारे हमसाया ममालिक को देखें, इंडिया को, उनका बजट तकरीबन 1.5 अरब से भी ज़्यादा है, और हमारा बजट आई थिंक तकरीबन 20 से 22 करोड़ है।
आजकल के जो इंटरनेशनल टूर्स पे एक टूर पे जो खर्चा है वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ का हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत कम है और फैसिलिटीज़ बहुत कम है। अगर हमें जो है हॉकी को ऊपर लाना है तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब्दुल वहीद साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हम तो अपनी नेशनल जो हॉकी टीम है उसका अगर जिक्र करें तो वहीं पर भी वहाँ पर भी हमें यही शिकायत सामने नज़र आती हैं। हॉकी कौमी खेल है, इसके बावजूद निगलेक्टेड है। क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की जानिब से भी। ये कह सकते हैं क्रिकेट को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है इवन कि मीडिया की तरफ से भी। और हमारी हॉकी क्रिकेट के अलावा किसी भी गेम में आप देख लें जो उसको इतना सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से, उनका जो बजट है वो बहुत कम है। हमारे जो इंटरनेशनल मैचेस हमें इतने ख़ास नहीं मिलते। इंडिया की टीम जो है एक साल में तकरीबन 50 से 55 मैच खेल रही है और हम साल में तकरीबन 10 से 12 या 15 मैचेस खेल रहे हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है। वो दुनिया की टॉप टीमों के साथ जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। इवन कि ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं, जर्मनी को, बेल्जियम को, हॉलैंड को। तो देखिए ये जितना अगर हमें बजट होगा तो टूर्स होंगे, अगर बजट नहीं होगा तो हम ना मैचेस खेल पाएंगे, ना हमें एक्सपीरियंस मिलेगा और हम ऐसे ही डाउन जो है वो जाते रहेंगे। तो आई थिंक सो कि हमें बजट को बढ़ाना चाहिए। जो हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको आना चाहिए, स्पॉन्सर जो है उनको चाहिए। जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं बड़े बड़े स्पॉन्सर, हमें हॉकी में करें क्योंकि ये नेशनल गेम है, स्पोर्ट नहीं है। तो अगर ये चीज़ें जो है वो हो जाएँ तो ये मैं बता रहा हूँ दोबारा कि लड़कों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आज हमें कोई अच्छे कोचिंग और जो है वो फेडरेशन की सपोर्ट हो जाए जी तो इंशाल्लाह जल्द है जो हॉकी रिवाइव हो सकती है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना अब्दुल वहीद साहब आपकी डिस्कशन का। और हम आपको फिर से मुबारकबाद पेश करते हैं कि हॉकी 5 साइड एशिया कप के फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया पाकिस्तान ने। और जब हम फंड्स की बात करते हैं और अपने नेशनल हम कहते हैं कौमी खेल की बात करते हैं, हॉकी तो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है और हमारा सारा फोकस, फॉर्चुनेटली कहा जाए या अनफॉर्चुनेटली कहा जाए, सारा फोकस हमारा क्रिकेट पर होता है। लेकिन मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। हुकूमत से अगैन हम इल्तजा करेंगे कि भाई हमारी ये नेशनल सपोर्ट है, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और इसके और बहाली के लिए हम ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब हमारा सेगमेंट है शहरनामा। और जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हमारी एंकर उकाशा ने हमें चोलिस्तान की सैर करवाई थी और वहाँ पर जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो दिखाए थे, तो आज वो सफ़र जारी सारी रहने वाला है। बिल्कुल। और कल जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने हमें कला दड़ावड़ की सैर करवाई, बहुत ही मुश्किल नाम है, और आज मारवाड़ी ख़ानदान से हमें मिलवा रही हैं किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि वो खाना बदोश ख़ानदान है या नीम खाना बदोश भी अगर कहें तो गलत ना होगा, और वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सफ़र करते रहते हैं। उकाशा आज उनके पास हमें लेकर जा रही हैं, उनसे मुलाकात करवा रही हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या उनकी वैल्यूज़ हैं, किस तरह से वो रहते हैं, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, आइए जानते हैं। हम हैं आज चोलिस्तान में और यहाँ की सैर कर रहे हैं। मैंने दिखाया कि यहाँ से कौन कौन से लोग गुजरे, उनकी तारीख के बारे में बताया और आसारे कदीमा, वो बाकियात जो इस इलाके, इस खित्ते में हैं, वो आपको दिखाए। लेकिन अब वक्त हुआ है उन लोगों के पास जाने का, उन लोगों से मिलने का जिन्होंने इस वीराने को आबाद कर रखा है। और ये जो लोग हैं वो ना सिर्फ चोलिस्तान की पहचान है बल्कि हमारे पूरे पाकिस्तान की पहचान है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं है, जैसे पानी, बिजली और हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन वो लोग इन कमियों के बावजूद यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे खुश रहते हैं, तो ये आज हम जानेंगे उनके साथ एक पूरा दिन स्पेंड करके। आइए मेरे साथ। याल्ला हबीबी, हमने 2 ऊंटों को पकड़ा है। व्यूअर्स, मैं इस टाइम सहरा में हूँ और मुझे अल्लाह की कसम डर भी लग रहा है क्योंकि मैंने इनको छेड़ तो लिया है, लेकिन मैंने कहा कि देखें जो भी आपके पास अवेलेबिलिटीज़ हैं उनको आपने मलहूज़े खातिर रखते हुए मैंने वो सारी जो मेरे पास ज्वेलरी थी मैंने बांध ली। मैंने कहा एक थोड़ा सा ना अरबिक टच आना चाहिए। अरबिक टच में अगर इन्होंने मुझे अपनी दौलतियों से टच कर दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। व्यूअर्स,
आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त हूँ शिप ऑफ डेजर्ट यानी जमल यानी कैमल यानी ऊंट के साथ, और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर लोग कैसे सरवाइव करते हैं। मैंने अपने आप को वो फील देने के लिए अपने आप को नंगे पाँव भी किया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग जो है ना, जो इनके ओनर्स हैं, इनके केयर टेकर हैं, उन्होंने अपने आप को नंगे पाँव वो इस रेत पे चल रहे हैं। और रेत पे थोड़ी देर के लिए आपको गर्मी फील होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने कहा कि अगर आपको उन इंसानों से तो मैं मिलवाने जा ही रही हूँ जो यहाँ पर आबाद किया हुआ है, जिन्होंने सहरा को, लेकिन उस शिप ऑफ डेजर्ट से भी तो मिलवाऊँ ना, जो आपको यहाँ पर नज़र आता है हर वक्त और इतनी तपती गर्मी में सरवाइव करता है। तो आज मैंने सोचा आपको ऊंट के बारे में चंद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ और एक दो जो मिथ्स हैं वो भी बताती हूँ। सबसे पहले तो मिथ ये बताती हूँ, भाई एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, ऊंट वापस कर दो, ऊंट वापस कर दो भैया, मेरा ऊंट वापस कर दो। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही थी, मेरे ख्याल वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा मेरे में ना। एक तो मुझसे मानूस हो गया, लेकिन एक मानूस होना नहीं चाह रहा। सीन कुछ ये है कि हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये जो इनकी कोहान होती है, जिसे हम हम्प कहते हैं, ये अंदर अपने पानी सेव करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऊंट वो जानवर है जो सहरा में काफ़ी ज़्यादा पानी स्टोर करके और यानी कि 10-15 दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी जो हम्प होती है, इनकी जो कोहान होती है, उसमें ये लोग सेव करते हैं फैट्स को। तो जब इनको खाने के लिए नहीं मिलता या पीने के लिए नहीं मिलता, तो ये वहाँ से उस जो फैट्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, वो यूज़ करते रहते हैं और फिर ये अपनी एनर्जी बहाल करते हैं। फिर पानी की अगर बात करें तो हाँ, ये ज़रूर सच है कि भाई एक सेकेंड, बात कर रहे हैं यार, थोड़े से आदाब होते हैं। मेरे कैमरामैन डर गया, लेकिन मैं नहीं डरूंगी, चलाऊंगी मैं इनको। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर तो रेत के तूफान आते हैं, तो ये कैसे सरवाइव करते हैं? हमारी आंखें तो चुंधिया जाती हैं, हमारी आंखें खुलती नहीं हैं। तो मज़े की बात है कि इनको अल्लाह ताला ने डबल लेयर ऑफ जो आई लैशेज़ हैं वो दी हैं, फिर इनके आईलिड्स भी 3 होते हैं। भाई तुम कैमरा क्यों नहीं फेस करते? तुम्हें बचपन से नहीं सिखाया, मुझे लगता है। क्या मसला है? एक तो हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, दूसरा ये ये तो मेरी बात भी समझ रहा है। अब नहीं करना, ओके? मेहमानों की थोड़ी इज्जत करते हैं यार, कहाँ से हम आ गए हैं तुम्हारे लिए। चलो अब आ रहा हो, आराम से आना आप। अरे वाह, तुसी बिल्लियां सुधाई होंगी, तुसी इंज आके ऊंट नहीं सुधाए होंगे जिवें मैं सुधा लेने। आ जाओ जी यार, बाकी वो समझ गया मेरी बात। तो व्यूअर्स, ये है शिप ऑफ डेजर्ट और इस वक्त मैं भी एक इनके साथ ही। अच्छा, ये मैंने जो सारा किया है ना, सिर्फ इसलिए कि हमारे एक फ्रेम को रंग मिल जाएगा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों ने मेरे फ्रेम को मज़ीद खूबसूरत किया। अब मैं जाऊंगी, आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। गुल थारे को वेलकम आखूँ और मैं इस टाइम हूँ उस मारवाड़ी कबीले, उस मारवाड़ी ख़ानदान में जो हमारे पाकिस्तान, हमारे रेगिस्तान की पहचान है। और आज मैं थारे को उनकी परफॉर्मेंस दिखाऊं, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि मैं तैयार होके कैसी लगूं से। देखो ना, सारा टायर स्टायर सारा कुछ मैं चेंज कर ले से, सिर्फ तारे वास्ते के तारे को पूरे पाकिस्तान की सैर जरा अनोखे अंदाज में कराऊं। तो अब मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगी यहाँ के जो लालू जी भील है,
क्या खूबसूरत उनका साज है और क्या खूबसूरत ये लोग झूमर डालने से है। आओ मेरे साथ फिर उनके साथ गपशप भी करें से। सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि उनके हुलिये कैसे, फिर उसके बाद वो म्यूजिक कैसा बजाते हैं, उसके बाद वो बातचीत कैसे करते हैं, और उसके बाद ये कि उन्होंने मेरा और मेरे इस शो का, मेरी पूरी टीम का वेलकम कैसे किया से। शुरू हो जाओ। मेरे से रहा नहीं जा रहा, क्या करूं? एक्टर हूं ना बहुत बड़ी, तो मेरा दिल कर रहा है मैं भी थोड़ा सा परफॉर्म करूं। देखते हैं मुकाबला कौन ज्यादा अच्छा करता मेरे जैसा करे ना सेम। अरे वाह, ये तो एक्सरसाइज भी है यार। अरे याद होता है वो। भाई आप थोड़ा करो, मैं बहुत लूटूंगी, मैं थक रही हूँ। ये नहीं मैं कर पाऊंगी भाई। मुझे लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगी। एक तो मैं भी दिखाऊंगी अब। मुझे अब एक अब मैं भी देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। मुश्किल है भाई। कोई बात नहीं, ये सही है। व्यूअर्स, बस अब मेरी बात हो गई है। इंशाल्लाह अगले साल तक सीख जाऊंगी मैं। चलें जी, अब हम इनसे कर लेते हैं थोड़ी बातचीत। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। तो काशा गुल, क्या एनर्जी और जबरदस्त टीम की मैं कहूंगी यहाँ पर एफर्ट्स हैं। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई मारवाड़ी खानदान से और ये सफर अभी जारी है। जैसे से ओकाशा गई, उन्होंने उनको प्रॉपर वो कॉस्ट्यूम दिया, वो चूड़ियां आपने देखी इससे होंगी। पहले वैसे हम लोग अपने इस सेगमेंट में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वही बताते थे, और ये एक बड़ा ही अच्छा इजाफा ये किया है कि अब इस तरह की जगहों पर लोग अपना जो तर्ज ज़िंदगी है वो किस तरह से उनका है, वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है, अब वो भी हम अपने नाजरीन तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। तो चोलिस्तान डेजर्ट का ये मारवाड़ी खानदान है, बहुत जबरदस्त, बहुत टैलेंटेड, और आंटी को फुल टफ टाइम दिया ओकाशा ने। मैं देख रही थी कि भाई हमारी जो को एंकर है ना, मल्टी टैलेंटेड है और क्या टैलेंट से भरपूर है। प्रोडक्शन टीम की भी मैं प्रोडक्शन को यहाँ पर सलूट करूंगी। इतना मुश्किल होता है जब आप आउटडोर जाते हैं क्योंकि सर्कमस्टांसेस आपके लिए इतने फेवरेबल नहीं होते। आउटडोर शूट करना इज नॉट एन ईजी थिंग, लेकिन हमारी टीम की काविशों के बाद ओकाशा गुल जो हमारे लिए रोज कोई ना कोई इस तरह की डेस्टिनेशन लेकर आ रही है और आज उन्होंने हमें मारवाड़ी खानदान से मिलवाया। अभी ये सफर जारी है, इंशाल्लाह अगली एपिसोड्स में आपको इसकी और भी जो है ना वो क्या दिखाएंगे, झलकियां देखेंगे आने वाले दिनों में मजीद। तो प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए
सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे साइबर क्राइम की। तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ही साइबर क्राइम्स में भी तेजी से इजाफा दिखने में आ रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग के ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनकी रोकथाम के लिए कई इकदाम किए जाने के बावजूद ये अमल रुक नहीं सका। और साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए किन इकदाम की ज़रूरत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट ज़ैन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैन साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि साइबर क्राइम है क्या और इस पर काबू पाना किस हद तक ज़रूरी हो चुका है? देखिए, साइबर क्राइम कोई भी एक ऐसा क्राइम है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है, जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, जिसमें मिसाल के तौर पे कोई भी जैसे मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जिसमें कोई लैपटॉप जो है उसके थ्रू कोई क्राइम कमिट किया जा रहा है। अब इसकी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स हैं, एक फाइनेंशियल क्राइम्स हैं। सोशल मीडिया क्राइम्स में डिफरेंट आगे उसकी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स है वो साइबर स्टॉकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, कोई ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन में इन्वॉल्व है, डेफेमेशन में इन्वॉल्व है, कोई किसी की तस्वीरें उसकी बगैर इजाजत लगा देता है, दैट इज द सोशल मीडिया क्राइम। अब जहाँ पे अगर कोई शख्स को फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स की अगर हम बात करेंगे, कहीं पे किसी को कॉल आ जाती है, उस कॉल के ऊपर उसके साथ बाज़ औक़ात ये उसको बताया जाता है कि हम आपके बैंक से बात कर रहे हैं और उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिए जाते हैं इलीगली। अब ये फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम्स है जहाँ पे किसी शख्स को इस तरीके से फंसाया जाता है कि उसके अकाउंट से जो रकम है उसकी बगैर इजाज़त के उसको इलीगली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो साइबर क्राइम जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अब कितना ज़रूरी हो चुका है लोगों को इसके बारे में अवेयर करना, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जहाँ हर शख्स का जो एक्सेस है टू द मोबाइल फ़ोन है, जहाँ पे हर शख्स के पास इंटरनेट का एक्सेस मौजूद है, वहाँ पे आज के दौर में मैं समझता हूँ कि हर एक स्कूल गोइंग बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी तक के तालिब इल्म तक इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ साइबर क्राइम, इससे बचना कैसे है, इसकी जो बेसिक जो एक अवेयरनेस है मैं समझता हूँ कि वो स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अच्छा ज़ैन, अब साइबर क्राइम की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो कितनी ख़तरनाक है जब हम इनका दूसरे जो ममालिक हैं उनसे मवाजना करें या कंपेयर करें, तो जो ओरिजिनल पिक्चर है वो इस वक्त क्या है पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये आता है कि नॉर्मली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्राइम कर रहे होते हैं और उनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं होता कि जो वो काम कर रहे हैं ये लॉ के अंदर मना किया गया। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग मजाक में एक दूसरे की तस्वीरें जो होते हैं वो ग्रुप्स में शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। बाज़ औक़ात लोग फेक न्यूज़ जो है वो उनको किसी तरफ से आती है और वो फौरी तौर पे अपनी वॉल के ऊपर जाके उसको पोस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद फेक न्यूज़ जो है वो स्प्रेड करना क्राइम ही नहीं है। और इसका असर क्या होता है, बहुत सारे लोग उस फेक न्यूज़ की वजह से उनकी जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से लोग आमतौर पे क्या करते हैं, किसी की तस्वीर एडिट करके लगा देते हैं। अब उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे उसके क्या असरात आते हैं इसके बारे में वो नहीं सोचते। तो अगर हम ये बात करें कि लोगों का जो एक मैं समझता हूँ अवेयरनेस के हवाले से अगर हम अपनी सोसाइटी में आम एक अगर उसको देखना चाहें तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से तो मैं समझता हूँ अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें इस पर काम करना होगा। अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जिसका उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना जो है स्वेयर क्राइम हो सकता है। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि उस तरह से जो कह लें कि लॉ एजेंसीज़ हैं या उस तरह से जो कानून है वो मुतहरिक नहीं है, लोगों को उस तरह से सज़ाएं नहीं मिली, जिसके बाद जो है ये रियलाइजेशन ही नहीं हो पाई कि वो एक्चुअली में क्राइम हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि लॉ को जो अभी आपके पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, इसको भी मज़ीद मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन के किसी का फेक अकाउंट बनाना जुर्म है, ये एक बहुत आसान सी बात है। किसी भी जगह पे किसी भी फॉरम पे आमतौर पे देखा गया कि इस तरह के क्राइम के अंदर यंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो आमतौर पे इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते कि अगर वो एक फेक अकाउंट बना के किसी को डिफेम कर रहे हैं या कोई फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि अच्छा ये क्राइम नहीं, जबकि कानून में इसकी सज़ा 3 साल है। अब ये बात जो है ये कैसे बताई जा सकती है? अब अगर हम लॉ को रीड आउट करते हैं तो वहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुई है सेक्शन 16 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंदर, दैट इज अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। एक आम शख्स के लिए उसको समझना मुश्किल है, उसकी डेफिनेशन को जो है उसको सीखना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई शख्स जैसे जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, लॉ के हवाले से नॉलेज है, या फिर मैं समझता हूँ जो बेसिक अवेयरनेस है, वो मैं समझता हूँ कि आम जब तलीमी इदारों की तरफ चली जाएगी, स्टूडेंट्स को पता चलना शुरू हो जाएगा। अगर टीचर्स कोई एक लेक्चर डेली का इसके ऊपर रख लेंगे, उससे क्या होगा कि एक बच्चा जो टुवर्ड्स कॉलेज जाएगा उसके पास बेसिक अवेयरनेस मौजूद होगी और ये बच्चे फिर अवेयरनेस अपने घर तक लेकर जाते हैं। देखिए, आज का एक शो है
ये शो एक मैसिव लेवल पे अवेयरनेस जो है वो लोगों तक लेकर जाएगा और लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे हमें उस चीज़ों पे प्लेटफॉर्म्स पे काम करने की ज़रूरत है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये एक कलेक्टिव ड्यूटी है सोसाइटी की। अच्छा जैन, आपने ये बात की, एक तरफ तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है जी। अब वो लोग कि जिनको अवेयरनेस है और उन्हें पता है कि उनका डेटा मिसयूज हो रहा है, उनके फेक अकाउंट्स बने हुए हैं और उसमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की होती है सोशल मीडिया पे जब हम बात करते हैं, तो ये बताएं कि लोग फिर केसेस को परसू करने से भी डरते हैं कि यहाँ पे अदालतों का, थाने कचहरियों का जो कल्चर है वो इतना खौफजदा है कि जो विक्टिम है वो और ज़्यादा जो है वो जी बिल्कुल आ जाता है खौफ की कैफियत में। जी। तो इस सिचुएशन से किस तरह से बचा जा सकता है, इसमें लॉ किस तरह से हेल्प आउट करता है? देखिए, अब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो मेरे इंटरव्यूज़ देखते हैं, उसके बावजूद वो मुझे जब ये बताते हैं कि जी वो ट्रैप हो गए और उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो गए, उन्होंने कॉल उनको आई, उस पर उन्होंने अपना डाटा शेयर कर दिया या उन्होंने पासवर्ड शेयर कर दिए या पिन शेयर कर दिया, तो मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि उनके पास बुनियादी अवेयरनेस भी थी, उसके बावजूद वो ट्रैप हो गए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो इमोशंस होते हैं जिनका इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। एक होता है कि अगर कोई शख्स आपको लालच दे रहा है, जिसमें वो आपको कह रहा है कि आपका इनाम निकल आया, उसमें आमतौर पर लोग बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा होता है खौफ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको कॉल आ जाती है कि आपका बच्चा जो है वो अरेस्ट हो चुका है, वो फौरी तौर पे खौफ में चले जाते हैं, वो न्यूज़ वेरिफिकेशन की तरफ नहीं जाते कि वाकई अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी बात, दूसरा तरीकेकार ये होता है कि किसी को ये कहा जाता है कि अभी आपने अगर हमारे साथ ये मालूमात शेयर ना की तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यहाँ भी वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा तो पता नहीं उसके बाद क्या हो जाएगा, वो उस न्यूज़ को वेरीफाई नहीं करते। अब ये इशू जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, लोगों को ये बात नहीं पता चलेगी कि अगर आपको ऐसी कोई कॉल आ भी जाए, पहली बात है कि आपका जो बैंक है, आप उसके मैनेजर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपने मुझे कॉल की है या नहीं की। अगर आपका बच्चा जो है वो लापता है या आपको नज़र नहीं आ रहा, घर में मौजूद नहीं है, वेट फॉर एटलीस्ट 1 आवर, वेट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, आप उस तक राब्ता करने की कोशिश करें। आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी। एग्जैक्टली। रादर देन कि आप उस शख्स के ट्रैप में फंस जाएं, आप उसके साथ आप ब्लैकमेल होते जाएं, पैसे ट्रांसफर करते जाएं। सबसे बड़ा इशू क्या है, जो ऐसी कॉल्स आती हैं उसमें जो आमतौर पे सिम्स इस्तेमाल की जाती हैं वो फेक सिम्स होती हैं, और जब फेक सिम से कॉल की जाती है तो आइडेंटिटी किसी और की मिसयूज हो रही होती है। बिल्कुल। तो ये चीज इस पर भी बिल्कुल हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन यहाँ नाजरीन को ये भी बताना चाहेंगे कि हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा है और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं और ज़ैन कुरैशी साहब से आप जान सकते हैं कोई भी आपका साइबर क्राइम रिलेटेड कोई भी इशू है, एनीथिंग यू वांट टू नो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, सो यू कैन कॉल अस। अच्छा ज़ैन, आपने सिम्स की बात की और फेक आइडेंटिटी की बात की। सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब आप एक सिम परचेज करते हैं, आपको अपना आइडेंटिटी आपको अपनी रिवील करनी पड़ती है, आपको अपना CNIC की कॉपी देनी पड़ती है, तो किस तरह से फिर फेक सिम्स होती हैं? एट टाइम्स आपको कॉल आती है जिसके ऊपर अननोन कॉलर लिखा हुआ भी आ रहा होता है, तो उसके बारे में भी बताइए। और वो भी फिर आप में खौफ पैदा कर देता है कि अननोन कॉलर ऊपर कोई नंबर ही नहीं आ रहा, तो ये अननोन कॉलर क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी जगह पे खड़े हैं और कोई शख्स आता है, वो कहता है कि मैं आपको सिम फ्री बेचना चाह रहा हूँ, ऑल यू हैव टू डू इज टू डू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, ये मुझे क्यों फ्री सिम बेचना चाह रहा है और ये मेरा थंब वेरीफाई क्यों कराना चाह रहा है। उस वक्त ये मत सोचें कि ये हो सकता है कि वो आपको ये आके बताए कि जी ये इट्स अ पार्ट ऑफ एनी कैंपेन का ये कोई हिस्सा है, हम फ्री सिम्स बेच रहे हैं। नॉट एट ऑल। कभी भी इस तरह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मत करके दें। इसी तरीके से अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी फॉर्म पे जाते हैं, अगर फर्ज करें आपको कोई गलती से भी अगर आपसे थंब वेरीफाई करवा लिया जाता है, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चेक। आप अपने नियर बाय किसी फ्रेंचाइज को विजिट करके ये चेक करें कि आपके नाम से कितनी सिम्स जो हैं वो एक्टिव हैं। दैट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई शख्स आपका नाम मिसयूज तो नहीं कर रहा। ये बुनियादी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए, जहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी आइडेंटिटी मिसयूज नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात आ जाती है, बाज़ औक़ात इंटरनेट के थ्रू कॉल्स कर ली जाती हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जहां से कॉल्स आ जाती हैं, जहां पे बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं कि आपको सिमिलर नंबर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें जो बुनियादी अवेयरनेस है वो ये है कि अगर आपको कोई शख्स फर्ज करें कि कोई शख्स किसी की आइडेंटिटी को भी मिसयूज कर रहा है, अगर किसी ने किसी का नाम इस्तेमाल करके आपको जो है वो कोई शख्स आपको कॉल कर रहा है, या फिर फर्ज किया बहुत सारे लोग हैं वो सोशल मीडिया पे सेम नाम की सेम तस्वीर की एक जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं और वही दोस्त आपको कहता है मैं इमरजेंसी में हूँ। आप उससे ये भी नहीं पूछते कि 5-6 साल से तो मेरा आपके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, तो अचानक आपको इमरजेंसी में मैं ही याद आया। और अगर आपका राब्ता हो भी गया है तो आप सबसे पहले कोशिश ये करें
कि आप उस दोस्त तक कांटेक्ट करके ये पूछें कि आपको इन पैसों की ज़रूरत है भी या नहीं। अच्छा, वैसे जैन आपने ये जो बात की एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जी, सवाल हमारे मेरा साथ एक कॉलर भी, हाँ जी, कॉलर है, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सायरा फ्रॉम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम सायरा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी सायरा, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फेसबुक पे ये जो गेम्स आ रही होती हैं, डिफरेंट गेम पाकिस्तानियों के लिए, कि आप इतने पैसे जीत सकते हैं, इतने डॉलर जीत सकते हैं, तो ये सही होती है या ये भी फ्रॉड होता है? ठीक है सायरा, आप हमारा प्रोग्राम देखिए, हम जैन से इसका जवाब ले लेते हैं। जी जैन। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ नज़र आए, आपको कोई कपड़ा बेचता हुआ नज़र आए, आपको कोई मोबाइल फ़ोन कोई नज़र आए, आपको कोई भी ब्रांड नज़र आए, सबसे पहले इसको वेरीफाई करना सीखें। कैसे कर सकते हैं? 2 3 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आप ये है कि जो भी सोशल मीडिया के ऊपर पेज है, आप सबसे पहले जाके वहाँ व्यूज़ को चेक करें, व्यूज़ देखें कि वो व्यूज़ क्या आ रहे हैं। मैंने नॉर्मली लोगों के अंदर देखा है कि जिस पेज पे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा होता है, वहाँ पे व्यूज़ लिखे गए होते हैं कि दिस पेज इज़ अ फ्रॉड, दे आर कमिटिंग फ्रॉड विद द पीपल। लेकिन होता ये है कि लोग उन व्यूज़ को भी नहीं पढ़ते, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले चेक करें कि अगर आपको कोई पेज नजर आ रहा है, लेट्स सपोज कोई बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके ऊपर कोई शख्स ये शो कर रहा है कि 50% ऑफ है, लेट्स सपोज, अगर इसकी इस तरह मिसाल ले लेते हैं, सबसे पहले ये जाके उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे चेक करें, जहां पे उनके सोशल मीडिया पेजेस के बारे में बताया गया होगा कि ये हमारे पेजेस मौजूद हैं जहां से आप जाके ऑनलाइन भी बाइंग कर सकते हैं। तो वेरीफाई करें न्यूज़ को और डबल वेरिफिकेशन करें। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई शख्स अगर आपको किसी ट्रैप में लाना चाह रहा है, कोई शख्स आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप हमसे परचेज करेंगे तो आपको अचानक 50% ऑफ मिल जाएगा, लाइक लेट्स सपोज बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड्स में फंस जाते हैं कि जो मार्केट में चीज़ जो है वो डबल महंगी है, वो उनको अचानक नज़र आती है कि ये तो जैसे हमारे साथ किसी शख्स ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने की कोशिश की है कि हम इसको यहाँ से परचेज करेंगे, और उनको बाद में ये पता चलता है कि या तो वो प्रोडक्ट आता नहीं या सब स्टैंडर्ड आता है। जैन, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, मलाइका है तलाकंग से। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। जी मलाइका, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे कोई ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, क्या नाम है, व्हाट्सएप के थ्रू ना। अच्छा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म आप बता दें जिससे जो है वो क्या नाम है, मैं उनकी कंप्लेन कर सकूँ। ठीक है जैन, आप बेसिकली इनका जो मामला है दैट इज जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, दैट इज रिलेटेड टू दी स्टॉकिंग। आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट कि कोई शख्स हमें व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो तंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अगर आपको कोई शख्स जो है वो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ऊपर हरास कर रहा है, साइबर स्टॉकिंग का आपका मामला है, तो जो जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है। तो जो भी आपका नियर बाय साइबर क्राइम सर्कल आपके शहर के अंदर है, वहाँ पे आप जाके इस क्राइम को फौरी रिपोर्ट करें। वो कॉलर हमारे साथ ही है, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं। जी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको जो हरासमेंट का सामना, आप ये कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी क्वेश्चन का वही जवाब है कि आप इसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, और जो रिपोर्ट करने के लिए जो आपके पास जो एक जुरिस्डिक्शन है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास है, तो वहाँ पे आपने फौरी तौर पर रिपोर्ट करना है। जैन, अगर हम बात करते हैं ये साइबर क्राइम सेल्स की इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकलिटी, अगर हम खवातीन की बात करें तो उनको ये होता है कि जी रिस्पॉन्स इतना क्विक नहीं होता। अगर वो कंप्लेन कर भी देती हैं, एट टाइम्स आपकी इतनी अर्जेंट क्वेरी होती है, इतना अर्जेंट प्रॉब्लम होता है कि आपको फौरन आप चाह रही होते हैं कि उसका आपको सोल्यूशन मिले। और खवातीन की अगर बात करें, उनको इस तरह से हरास किया जा रहा होता है कि वो फैमिली को नहीं बता सकती, फिर फैमिली में किसी मेंबर को लेकर वहां पर जाना मतलब फैमिली को इन्वॉल्व करना। तो इज देयर अ वे जहां खवातीन को फौरी केटर किया जाए, अगर कोई भी खातून इस तरह से हरासमेंट का जिसको सामना है वो कंप्लेन करे और फौरी उसके मसले का हल? देखिए, बीइंग ए लॉयर बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे जहाँ पे खवातीन ने हरासमेंट रिपोर्ट की, उनके जो केसेस थे वो उसके ऊपर FIRs भी हुई, उस पर मुल्ज़मान भी पकड़े गए, और फिर मैं इसमें आगे मज़ीद डिस्कस करूँगा कि अदालतों से भी उन लोगों को सज़ाएँ हुई। मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक चीज़ हमें इस शो के प्लेटफॉर्म से बतानी होगी लोगों को कि कभी भी, ख़ुसूसन मैं ख़वातीन के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि अगर आप ब्लैकमेल, अगर कोई शख्स आपको कर रहा है, आप बिल्कुल ब्लैकमेल मत हो, फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, क्योंकि जब आप ब्लैकमेलर से ब्लैकमेल होते रहते हैं, उसकी बातों को मानते रहते हैं, तो वो ब्लैकमेलिंग का जो सिलसिला है वो बढ़ जाता है, चेन और स्ट्रांग हो जाती है। फौरी तौर पे, और अपने घर में भी अगर आप किसी बड़े को एतमाद में लेना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचें कि अगर कोई शख्स आपके ज़हन में ये बात आ रही है कि मैं किसी से डिस्कस करूंगा
बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ टोटली उनको सपोर्ट करते हैं इस तरह के मैटर्स के अंदर। अलीना हमारे साथ हैं सक्खर से जी। अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना ऑनलाइन काम करना चाह रही थी, तो मैंने बहुत सारी वेब पे ट्राई किया, तो वहाँ से मैंने इवन के फूड पांडा पे भी ट्राई करना चाहा, तो वहाँ से मुझे रिस्पांस ये आया कि भाई आप पहले 10,000 हमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करें, उसके बाद हम आपका काम स्टार्ट करवाएंगे, फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो जाहिर सी बात है सर, मैं 10,000 एट अ टाइम नहीं कर सकती थी ना पे। तो उन्होंने कहा नहीं आपको ये करना ज़रूरी है वरना फिर आपका नहीं हो सकेगा। अच्छा, तो इसका मुझे जवाब चाहिए कि फिर बताएं मैं उनके साथ काम करूं। ठीक है जैन, आप कुछ पूछना चाहेंगे अलीना से? रिगार्डिंग चूजिंग ऑफ एनी जॉब इज लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन देम कि हाउ दे वांट टू कंटिन्यू देयर कैरियर। तो उसमें तो हम उनको कोई चीज सजेस्ट मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि जो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेस की रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इफ समबडी इज आस्किंग एनी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, द बेस्ट थिंग इज दिस, दे कुड गो टू देयर ऑफिस, जस्ट आस्क देयर एड्रेस, आई वांट टू ड्रॉप द सीवी, जैसे आमतौर पे हम देखते हैं। अब इसमें यह है कि जब हमारी फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो जाती है कहीं पे, तो वहां पे जब वर्चुअल प्रेजेंस आती है तो वहां पे फ्रॉड कमिट होने के खतरात बढ़ जाते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज दिस, लाइक नॉर्मली हम कैसे जॉब के लिए किसी को बुलाते हैं, आपको एक आपके हेड ऑफिस का एड्रेस होता है, आप उस हेड ऑफिस के एड्रेस के ऊपर सीवी का आपके पास आती है, ईमेल के थ्रू आती है या फिजिकली आपके पास ड्रॉप होती है। आप जाते हैं, आप वहां पे विजिट करते हैं, फर्स्ट वेरीफाइड देन डू एनीथिंग। सिर्फ ऑनलाइन चीजों पे यकीन मत करें, वेरीफाई करना सीखें। यही आज का टॉपिक है कि जब तक आपकी वेरिफिकेशन ना हो जाए आप जाके देख ना लें, उन चीजों पे यकीन मत या हम ये भी कर सकते हैं कि अब हमारे पास गूगल एक ऐसा टूल है जहाँ पे अक्सर हेड ऑफिस के नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। अगर अलीना आपको इस मसले का सामना करना पड़े तो आप फूड पांडा या जो भी आप जहाँ भी काम करना चाह रही हैं वहाँ के हेड ऑफिस का नंबर लेके वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। और जैन साहब ने भी या फिर ऑन ग्राउंड जाकर आप ऑफिस देख सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीका है कि आपको सामने एक बिल्डिंग, एक पूरा एनवायरनमेंट समझ आ जाता है कि ये चीज ओरिजिनल है या नहीं। सक्खर में आई वाज वंडरिंग कि होगा उनका ऑफिस जहाँ ये जाना चाह रही हैं। खैर एनीवेज जी, कोई ना कोई सेटअप तो होगा जी। इस मौजू पे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। जैन हमारे साथ ही है, तो आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और आज हम साइबर क्राइम के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें कॉल्स भी करें, आप लोग भी हमें कॉल्स कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। जैन, अगर हम डिजिटल फ्रॉड की बात करें, उसके जरिए जो रकम चोरी की जाती है, क्या वो हमें किसी तरह से दोबारा वापस मिल सकती है? देखिए, इसमें बहुत सारी टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं जो कि जब आप मिला के उनको देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बाद में उन तक पहुंचा जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है, दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्राइम सीन। इसमें क्या होता है कि आप बारी बारी चीज़ों को देखते हैं कि एक डॉट्स को कनेक्ट करते हैं किसी भी फाइनल रिजल्ट्स तक जाने के लिए। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने एक फेक सिम से कॉल कर दी। अब यहाँ पे एक जो दूसरा एविडेंस है, दैट इज IMEI ऑफ द मोबाइल फोन, जहां से आप देख सकते हैं कि इस मोबाइल फोन के अंदर कितनी सिम्स इस्तेमाल हुई हैं और वो किसकी ओनरशिप में थी। वहीं से आप मोबाइल फोन की ओनरशिप का भी चेक कर सकते हैं, ये किस शख्स के नाम पे आ रहा है। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर कोई पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो वो हो सकता है कि वो या तो बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्ट हुए होंगे। अब वहां से बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर भी आप जाके देख सकते हैं कि वो दूसरा अकाउंट किसके नाम पे था, और फिर ये भी देख सकते हैं कि उस बैंक अकाउंट के उस अकाउंट से किसने पैसे विड्रॉ करवाए हैं। अब ये कुछ मल्टीपल एविडेंसेस होते हैं जो कि साथ मिला के अगर देखे जाएं तो आप किसी ना किसी नतीजे तक पहुंच जाते हैं। तो जहां पे हम बात करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन तक एक आम आदमी को रसाई है? नहीं, आम आदमी नहीं, ऑब्वियसली ये इन्वेस्टिगेटिव जो भी इदारा होगा जिसके पास भी ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा, इंक्वायरी स्टेज पे जाएगा, वहां पे ये इन चीज़ों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मल्टीपल एविडेंसेस की मदद से पहुंचा जा सकता है। अब उन मल्टीपल एविडेंसेस के अंदर जैसे मैंने सिम्स का बताया, अकाउंट्स का बताया, लोकेशंस का बताया, IMEI का बताया, आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए किसी एक नतीजे की तरफ जा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जिसमें आमतौर पे लोग जब रिपोर्ट नहीं करते तो वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद हो सकता है कि कोई शख्स पकड़ा नहीं जाएगा। एक चीज़ याद रखें कि जो डिजिटल एविडेंस है दैट इज ट्रेसेबल। डिजिटल एविडेंस में कहीं ना कहीं जो साइबर क्रिमिनल है उसके ट्रेसेस जो होते हैं वो छोड़ के जा रहा होता है, चाहे वो IPs की सूरत में छोड़ के जा रहा हो, अगर उसने कोई अकाउंट इस्तेमाल किया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, चाहे वो सिम्स की सूरत में हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जहाँ से कोई ना कोई एविडेंस जो है वो गैदर हो जाता है, जहां से हेल्प आउट होती है
इन द ट्रेसिंग ऑफ द रियल क्रिमिनल। अच्छा ज़ैन, और जो दूसरा आजकल हम देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पे ही जो लोग कर्जे दे रहे हैं जी, और फिर वो भी एक बड़ा ही विशेष सर्कल है जिसमें ट्रैप करके लोगों को फंसाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आमतौर पे जैसे इस पे ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी डिस्कशन हुई, तो हमने इस पे यही डिस्कस किया था कि आम तौर पे लोगों को ये चीज़ जाननी चाहिए कि जब ये ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। क्या वो एक्सेस मांग रही है आपकी गैलरी तक, क्या वो एक्सेस मांग रही है आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट तक, और उसके बाद आपको जब इस बारे में पता ही नहीं है कि आपने कितने पैसे लेने हैं ये या कितने वापस करने हैं, किस रेट पे वापस करने हैं, तो वहाँ पे आपको खुद जो है वो मैं समझता हूँ कि आपको समझदारी के साथ चलना चाहिए। और अगर कोई ऐप ऐसी है जो कि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली एक्सेस मांग रही है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ, और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है और आप ब्लैकमेल होते जा रहे हैं और आप पैसे ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं उनकी मर्जी के मुताबिक, अब यहाँ पे मैं समझता हूँ लोगों के साथ गलती होती है। जब आपको एक दफ़ा पता चल जाती है किसी की इंटेंशन जो है वो आपको ब्लैकमेल करना है, हरास करना है, फौरी तौर पे इसको रिपोर्ट करें। इससे क्या होता है, जो बाकी लोग होते हैं वो बच सकते हैं। आजकल तो एक और ट्रेंड है ना, एप्स, इस तरह की एप्स आ रही हैं कि वो अगर आप इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं तो उन एप्स के थ्रू उसमें एक अमाउंट है जो बनती जा रही है, जो पैसे आपके बनते जा रहे हैं वो बाद में आप अपने बैंक अकाउंट में या किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ऐप्स भी अब आ गई हैं कि आप ऐप इंस्टॉल करें और वो जितने लोगों को आप रिकमेंड करते जाएंगे आपके पैसे आते जाएंगे। देखिए, मैं तो इस हवाले से ये बताना चाहूँगा लोगों को कि कभी भी अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर कोई शख्स इस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल हो जाएगी, और आपने फिजिकली किसी चीज़ को ना जाके कभी देखा है, ना आपने उनसे उनका बिजनेस पूछने की कोशिश की, ना आपने उनसे ये पूछने की कोशिश की आपका ऑफिसेज कहाँ पे हैं, आपकी एम्प्लॉयज़ कहाँ पे काम करते हैं, आपके बिजनेस डोमेन क्या है। जैसे नॉर्मली हम आम जिंदगी में देखते हैं कि अगर कोई शख्स स्ट्रेंजर भी अगर कहीं पे दाखिल हो जाता है तो नॉर्मली हम उससे बात नहीं करते या हम उसके साथ अपनी कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऑपोजिट पाया जाता है कि वहाँ पे स्ट्रेंजर्स भी हम ऐड करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ज़ैन कई बार जो है इंसान अपनी लालच में खुद ही फंस जाता है। जी बिल्कुल ऐसा, खुद ही मारा जाता है। तो मैंने एक और चीज़ आपसे पूछनी थी और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे सर्कल में ये चीज़ें हुई हैं। क्या जो बैंक्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह लीक करते हैं? बिकॉज हुआ ऐसा है, एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि कुछ लोग जिनके बैंक अकाउंट्स अच्छे हैं उनको उन्हीं के बड़े जो करीबी दोस्त जो रोज कांटेक्ट में रहने वाले दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं उनकी फ़ोटो को इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप पे अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे हैं और इसी तरह ज़रूरत चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई शख्स कॉल करके अगर आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर ही आपको बता रहा है और आपको ये बता रहा है कि आपका बैंक अकाउंट इस बैंक के अंदर है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हुई है। अब कैसे हुई है ये ऑब्वियसली ये वो बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जाके किसी भी इदारे के पास जो है वो साबित हो सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए कि जो डाटा प्राइवेसी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा जो डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि टुडे इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि हम उस तरफ भी जाएं। और सबसे पहले मैं ये समझता हूँ बात ये है कि जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कभी किसी से कोई शख्स शेयर करता है कॉल के ऊपर, तो उससे जो सुनने वाला होता है उसको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, और वो फौरी तौर पे यकीन करना शुरू कर देता है और उसी इत्तेमाद के साथ फिर वो चलते 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 कॉल आगे चलती जाती है और वो फ्रॉड जो है वो कमिट होता जाता है। ज़ैन, हमारे साथ सुहेब हैं रहीम यार खान से, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या प्रॉब्लम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेब, क्या पूछना चाहेंगे आप? इस मेरा ज़ैन साहब से क्वेश्चन ये है कि एक बंदे ने फेक आईडी बनाई हुई है फेसबुक पे, ठीक है, और वो अपनी आईडी से ना हमारी कुछ घर की तस्वीरें वो शेयर करता रहता है, तो हमें बता दें कि हमें किस तरह से इस काम से निजात पाए। मतलब अच्छा ठीक है, ठीक है। देखिए, दो तरह के इसमें सेक्शंस के हवाले से बात होगी। एक तो ये है कि एक फेक अकाउंट बना, दैट इज सेक्शन 16 अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, जो कि क्राइम है। अब तस्वीरों के हवाले से या वीडियोस के हवाले से दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं। द फर्स्ट लॉ इज द सेक्शन 24 दैट इज साइबर स्टॉकिंग, जहां पे कोई शख्स किसी की तस्वीर और वीडियोस की बगैर इजाजत के लगा लेता है। द अदर सेक्शन इज सेक्शन 21 दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। कोई शख्स किसी शख्स की कोई नाजेबा तस्वीर तैयार कर लेता है, ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर तैयार कर लेता है, उस हवाले से जो सज़ा है कानून के अंदर दैट इज़ 5 years। और जहाँ पे एडिट कर दिया जाता है, कोई चेहरा जो है वो दूसरे के साथ जोड़ के उसकी एक नाजेबा तस्वीर लगा के ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट तैयार कर दिया जाता है। जहाँ पे कोई आम तस्वीर को, आम वीडियो को
जो कि काबिल एतराज़ नहीं है उसको अगर उसकी बगैर कंसेंट के अगर शेयर किया जाता है दैट इज साइबर स्टॉकिंग, जिसकी सज़ा 3 साल है। अच्छा। और अगर किसी की आइडेंटिटी फेक इस्तेमाल की जा रही है दैट इज सेक्शन 16, उसकी सज़ा भी 3 साल है। ओके, थैंक यू सो मच ज़ैन कुरैशी साहब, आप हमारे शो का हिस्सा बने और आपने बहुत ही अहम इश्यूज़ पर बात की और उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको फिर से बुलाएंगे और एक और नशिस्त होनी चाहिए आपके साथ, जिस पर बैठ के हम और भी मसाइल डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइव कॉलर्स की अगर बात करें तो हमें बहुत सारी लाइव कॉल्स आ रही थी और लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं साइबर क्राइम से रिलेटेड। बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं, मेरे भी 50 सवाल थे जो रह गए, बट नेवर माइंड, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम ये तमाम मसाइल जो है उनके हल पूछेंगे ज़ैन से। तो अभी प्रोग्राम हम वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं जी। टाइम का पता ही नहीं चला, जब अच्छा प्रोग्राम होता है वाकई हमें नहीं पता चलता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कल का शो देखना ना भूलिएगा। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।